दोस्तों, इस कहानी के छठे चैप्टर में आप सभी का स्वागत है। ऋषि वसुधा के कमरे में दोबारा आया, चेयर को खींच उसके पास बैठ गया। उसके बालों में हौले हौले उंगलियां चलाने लगा। मुझे माफ़ कर देना, आज मेरे घर में रहते रहते तुम्हारे साथ ये बदतमीजी हुई, लेकिन आगे से मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि तुम्हें सेफ फील करा सकूं। आज के बाद तुम्हें किसी के आगे कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये ऋषि खन्ना का वादा है तुमसे। ऋषि ने उसके मासूम चेहरे को देखकर कहा। ऋषि बहुत ही प्यार से उसका सिर सहला रहा था। रात भर उसकी फिक्र में जाग रहा था। घड़ी में समय देखा, सुबह के 5 बज रहे थे। वो कमरे से बाहर आया तो देखा अजीत अपना सामान लिए घर के बाहर जा रहा है। अभी घर में कोई जागा नहीं था सिवाय कुछ नौकरों की। ऋषि को उसे देख बहुत गुस्सा आया। फिर से कमरे में आया। जिम में जाकर पंचिंग बैग पर मुक्के बरसाने लगा। रिश्तों ने मेरे हाथ बांध दिए हैं, वरना मैं वसुधा की ओर बढ़ने वाले हाथ उसके कंधे से उखाड़ फेंकता। ऋषि ने खुद से ही कहा। जितनी बार वसुधा का डरा सहमा चेहरा उसके आगे आता, उतनी ही तेज पंचेस की रफ्तार होती जाती। जिम में अपना गुस्सा उतार। ऋषि जैसे ही बाहर आता है, उसी समय उसका मोबाइल रिंग होता है। फ़ोन उसके असिस्टेंट का है। उससे कुछ देर बात कर ऋषि ने फ़ोन रखा। फिर वसुधा की ओर आया। कुछ देर उसे देखा और उसके चेहरे की तरफ हल्का झुका। फिर कुछ सोच पीछे हो गया और उसका ब्लैंकेट ठीक कर बाहर आ गया। वसुधा की जब नींद खुली तो देखा घड़ी में 9 बज रहे हैं। वो जल्दी से बिस्तर से उठी और कपड़े लेकर बाथरूम में भाग गई। कुछ ही देर में वो रेडी होकर नीचे आई। उसने देखा डाइनिंग टेबल पर कोई नहीं है। आज तो वो बहुत ही लेट हो गई। आज तो तू बहुत लेट हो गई वसुधा। सब क्या सोच रहे होंगे तेरे बारे में, वसुधा ने खुद से ही कहा और किचन में आ गई। अरे वसुधा, तुम जाग गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? शैलजा ने प्यार से पूछा। जी हाँ, ऋषि ने बताया कि रात को तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए तुम्हें देर तक सोने दी। जब तक तुम खुद नहीं उठ जाती, कोई तुम्हें डिस्टर्ब ना करे, शैलजा बोली। ये सुन वसुधा मन ही मन भाव विभोर हो गई। कितना ख्याल है उनको मेरा। उनके मन में विचार आया और आंखें पनीली हो गई। वसुधा कहाँ खो गई? शैलजा की आवाज़ से वो सोच से बाहर आई। जी, वसुधा ने कहा। कैसी तबीयत है अब? अब ठीक हूँ भाभी। आओ बैठो, नाश्ता करो। शैलजा ने उसे चेयर पे बिठाया और प्लेट लगाई। भाभी, सबने नाश्ता कर लिया? हाँ, कर लिया। क्या सब ने? ये सुन शैलजा ने उसे देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहा। किसके बारे में जानना चाहती हो? खुलकर पूछ सकती हो। ये सुन वसुधा झेंप गई। नहीं, किसी के बारे में नहीं भाभी, वसुधा अपनी झेंप छुपाते हुए बोली। वैसे अगर तुम ऋषि के बारे में पूछ रही हो तो बता दो, वो आज सुबह जल्दी ही निकल गया। बहुत जल्दी में गया है, शायद कोई इम्पोर्टेंट काम है, शैलजा ने कहा तो वसुधा मुस्कुरा दी और अपना नाश्ता खाने लगी। नाश्ता ख़त्म कर वो फिर से अपने कमरे में जाने लगी। वसुधा, दादी माँ ने तुम्हें अपने कमरे में बुलाया है, जाकर मिल लेना, शैलजा ने कहा तो वसुधा ने दादी माँ के कमरे का रुख किया। दादी माँ, वसुधा ने हल्के से नॉक किया। वसुधा, आओ बेटा, दुर्गा देवी ने वसुधा को देखकर कहा। आपने बुलाया दादी माँ? वसुधा ने धीमे स्वर में बोली। हाँ, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ दादी माँ। आओ यहाँ बैठो। दुर्गा देवी जी ने उसे बैठने का इशारा किया। वसुधा बैठ गई तो दुर्गा देवी जी ने उसे एक एम्बुलेंस दिया। ये क्या है दादी माँ? खोल कर देखो, दुर्गा देवी मुस्कुराते हुए बोली। वसुधा ने लिफाफा खोला तो उसमें दिल्ली की टिकट थी। वसुधा हैरानी से उन्हें देखने लगी। बेटा, ये तुम्हारी दिल्ली की टिकट है, तुम्हें आगे पढ़ना है ना? ऋषि ने बताया मुझे, और तुम्हारा रिजल्ट आ गया, ये भी तुमने हमें नहीं बताया। दुर्गा देवी हल्की शिकायती लहजे में बोली। सॉरी दादी माँ, मैं बताना चाह रही थी लेकिन नहीं कह पाई, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दूंगी, है ना? दुर्गा देवी जी ने कहा। वसुधा ने अपनी पलकें झुका ली और पलकों पर आंसू ठहर गए। वो कुछ नहीं बोल पाई। बेटा, तुमने कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हें आगे पढ़ने के लिए मना करूंगी? बल्कि मैं तो बहुत खुश हूँ
कि तुम्हें आगे पढ़ना है, तुम कामयाब होगी, तुम्हारा नाम होगा तो हमारे ख़ानदान का ही तो नाम होगा ना। दुर्गा जी ने उसके गाल को छूकर प्यार से कहा। दादी माँ, वो मुझे लगा शायद आप परमिशन ना दें, इसीलिए कुछ नहीं कहा। वसुधा सिर झुकाए ही बोली, वैसे बधाई हो, दुर्गा जी ने कहा तो। वसुधा ने उन्हें असमंजस से देखा। किस बात की बधाई दे रही हैं आप वसुधा को? शैलजा ने कमरे में आते हुए कहा। वसुधा के रिजल्ट के लिए इसने टॉप किया है। दुर्गा देवी गर्व मिश्रित मुस्कान के साथ बोली। वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया खबर है। शैलजा ने वसुधा को गले लगा लिया। लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? शैलजा झूठा गुस्सा दिखाते हुए बोली। अरे इसने किसी को नहीं बताया, ये तो ऋषि ने बताया मुझे। और हाँ शैलजा, इसके साथ जाकर शॉपिंग कराना, कुछ ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेना। कल इसे दिल्ली जाना है, इसके कॉलेज खुल रहे हैं। दादी माँ ने कहा और वसुधा की ओर कुछ कार्ड्स बढ़ा दिए। ये क्या है दादी माँ? मैं नहीं ले सकती, वसुधा मना करते हुए बोली। ये मैं नहीं, तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए लिया है तो ले लो, तुम्हारा हक है। लेकिन दादी माँ, मेरे पास मेरा कार्ड है, पापा ने दिया है मुझे। हाँ, इसके पहले ठीक है, लेकिन अब तुम ऋषि की पत्नी हो तो जिम्मेदारी भी उसी की हो, और अपने पति की कमाई पर तो तुम्हारा पहला हक बनता है, दुर्गा देवी ने कहा तो वसुधा ने कार्ड ले लिया। चलो शॉपिंग पर चलते हैं, शैलजा ने कहा और दोनों बाहर आ गई। वसुधा ने शैलजा के साथ मिलकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदी। फिर रास्ते में आते समय उसने अपने घर जाने की इच्छा जताई तो शैलजा ने ड्राइवर को गाड़ी वसुधा के घर की ओर लेने के लिए कहा। वसुधा को देख विद्या बहुत खुश हुई। वसुधा कैसी हो? विद्या ने उसके गले लगाई और शैलजा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया तो शैलजा खुद ही विद्या के गले लग गई। मैं भी तुम्हारी बहन ही हूँ, तुम मुझे भी गले लगा सकती हो। ये सुन विद्या मुस्कुराने लगी और उनसे अलग हो वसुधा की ओर देखकर बोली। कंग्रेचुलेसन वसुधा। थैंक यू दीदी। तो हो गई सारी तैयारियाँ? दी, आपको भी पता है कि मैं कल दिल्ली जा रही हूँ? बस मुझे ही नहीं, वसुधा हैरानी से बोली। हाँ, पापा ने बताया मुझे, विद्या बोली। कहाँ है पापा? इस समय तो वो ऑफिस में है, लेकिन तुम शाम तक रुको और उनसे मिलकर चली जाना, विद्या बोली। नहीं दी, सारी पैकिंग करनी है, अभी तो बहुत सारी तैयारी करनी है, वसुधा मुंह बनाकर बोली। कोई बात नहीं, पापा तो कल सुबह तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने आ ही रहे हैं। क्या कल पापा मुझे एयरपोर्ट छोड़ने आएंगे? वसुधा खुशी से बोली। हाँ, पापा ने तो यही कहा था कि वो तुम्हें छोड़ने जाएंगी। ठीक है, फिर मैं उनसे कल ही मिल लूँगी, वसुधा ने कहा। फिर कुछ देर बैठ तीनों इधर उधर की बातें कर वापस दुर्गा निवास में आ गए। डिनर के समय सभी टेबल पर थे, सिवाय ऋषि और अजीत को छोड़कर। वसुधा प्लेट में चम्मच घुमाते हुए मन में सोच रही है, क्या आज आप भी जल्दी नहीं आएंगे? वसुधा की निगाहें दरवाजे की ओर ही थी। उस ओर देख शैलजा ने पूछा। वसुधा, तुम खा क्यों नहीं रही हो? उस तरफ क्या देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं भाभी, वसुधा ने कहा और सिर नीचे कर लिया। अब संकोच बस वो ऋषि का नाम ही नहीं ले पाई। अजीत अचानक से क्यों चला गया, बिना किसी से मिले, किसी को कुछ इन्फॉर्म किए बिना? रवि ने सवाल किया तो वसुधा की आंखों के आगे एक बार फिर रात का वाकया आ गया और वो अंदर से कांप गई। अब क्या करता बेचारा, इस घर में उसकी कोई अहमियत तो है नहीं, तो रुक कर भी क्या करता, और फिर उसे काम भी तो देखना है। शांति मुंह बनाकर बोली। शांति, उसकी ज़रूरत पूरी हो गई, इसीलिए वो चला गया, दुर्गा देवी ने सपाट लहजे में कहा तो शांति मुंह बनाने लगी। वसुधा, तुम्हारी तैयारी हो गई? दुर्गा देवी ने पूछा। जी दादी माँ, वसुधा ने संभलते हुए कहा। रवि, ऋषि का फ़ोन आया? सुबह से मुझे कोई फ़ोन नहीं आया उसका, एक बार फ़ोन करके हाल पता कर लेना। ऋषि का नाम सुन वसुधा दादी माँ को देखने लगी। जी आया था, उसने कहा दोपहर में आप सो रही होंगी, इसीलिए आपको कॉल नहीं किया।
आपको रात में कर लेगा। रवि ने कहा, रात दिन मेहनत करता है मेरा बच्चा, अपने साथ साथ हमारा भी बिजनेस संभालता है। उसने कितना कुछ किया है इस घर के लिए, दुर्गा देवी ने कहा और उनका गला भर आया। वसुधा उन्हें हैरानी से देख रही थी। माँ, आपने कुछ ज़्यादा ही सिर चढ़ा रखा है उसे, इसीलिए वो ऐसा अक्खड़ और घमंडी है और अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। शांति ईर्ष्या में बोली, हाँ, मगर तुम्हारे सामने तो कुछ नहीं बोलता। तुम चाहो तो बोल लो उसे, वो पलट कर तुम्हें जवाब नहीं देता। इतनी इज्जत देता है तुम्हें, लेकिन तुम उसका अपमान करना नहीं छोड़ती। दुर्गा देवी ने भी तीखे शब्दों में कहा और शांति जी को चुप करा दिया। कितने दिन में आएगा वो, कुछ बताया उसने? दुर्गा देवी जी ने रवि से पूछा। लेकिन ये सुन वसुधा एकदम से बोल उठी, कहाँ गए हैं वो? उसकी आवाज़ सुन सभी उसे हैरानी से देखने लगी। वसुधा ने जब सबको ऐसे देखा तो नज़रें झुका ली। उसने तुमसे नहीं बताया? दुर्गा देवी जी ने कहा तो वसुधा सोच में पड़ गई कि क्या जवाब दे। कुछ सोच उसने कहा, वो दादी माँ, मेरी तबीयत ख़राब थी ना, तो उन्होंने सुबह मुझे डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, लेकिन फ़ोन तो कर सकता था। ऐसे कैसे उसने बहू को फ़ोन नहीं किया? कम से कम बहू को तो फ़ोन कर सकता था। दुर्गा देवी हल्की नाराज़गी में बोली, दादी माँ वो बिजी होंगी, रात में कर लेंगी फ़ोन। वसुधा ने दादी माँ को शांत कराते हुए कहा, अगर वो ना कर पाई तो तुम कर लेना। शैलजा ने कहा तो वसुधा ने सिर हाँ में हिलाया। अब वो क्या कहती कि उसके पास ऋषि का नंबर ही नहीं है। उसने अब तक ऋषि का नंबर नहीं लिया। सब लोगों ने अपना डिनर फिनिश किया और अपने अपने कमरे में चली गई, लेकिन इन सब में वसुधा अब भी ये नहीं जान पाई कि ऋषि कहाँ गया है। वसुधा अपने कमरे में जाने लगी तो दुर्गा देवी ने उन्हें रोक कर कहा, वसुधा बेटा, कल सुबह रेडी रहना, तुम्हारे पापा आएंगे, वही तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ने जाएंगे। जी दादी माँ, वसुधा ने कहा और अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वसुधा ने एक बार फिर अपना सामान चेक किया और स्विमिंग पूल की ओर आ गई। वहीं रखे झूले पर बैठ ऋषि के बारे में सोचने लगी। मैं आपको समझ क्यों नहीं पा रही हूँ? कितना मुश्किल है आपको समझना। आपको मेरी परवाह है, मेरी फिक्र है। कल रात जो कुछ भी हुआ, उसके बाद तो मेरी नज़रों में आपका सम्मान और भी बढ़ गया है। आपने जिस तरह मुझ पर अपना विश्वास दिखाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। खुद को छोटा महसूस कर रही हूँ आपके सामने। पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और प्यार पर ही कायम रहता है। प्यार का तो पता नहीं, लेकिन आपका मुझ पर विश्वास देख खुद पर ही शर्म और गुस्सा आ रहा है कि मैंने आप पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं किया। ग्लानि से मन खिन्न हो रहा है। मैंने आपका अपमान किया। आपने तो जब की पूरी रात मेरी परवाह ही की है। संभाला है आपने मुझे, कल रात भी और उस रात भी। मैं तो नशे में थी। उस हालत में अगर आप चाहते तो कुछ भी कर सकते थे मेरे साथ, और आपका हक भी था। लेकिन आपने मेरा मान रखा और मैंने आपको कितना गलत समझा। कोसती हूँ मैं आज भी अपनी सोच को। ये रिश्ता सिर्फ आप ही निभा रहे हैं। मैंने तो इस रिश्ते को कुछ नहीं दिया अब तक। क्या आप मुझे माफ़ नहीं कर सकते? आप मुझसे इतने नाराज़ हैं कि मुझसे मिले बिना ही चले गए। मुझे कुछ बताया भी नहीं। माना कि मैं आपका फ़ोन नंबर नहीं ले पाई, लेकिन आप तो ले ही सकते थे मेरा नंबर। अरे, मुझे फ़ोन ही कर लेते। लेकिन नहीं, गुस्सा तो नाक पर है उनके। अब तो उन्हें पता नहीं कब देख पाऊँ, कब मिल पाऊँ, कुछ पता नहीं। एक खालीपन सा महसूस हो रहा है मेरे अंदर। कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे कुछ छूट रहा है मेरा मुझसे। क्या मैं आपको मिस कर रही हूँ? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको कैसे मिस कर सकती हूँ? लेकिन फिर मैं आपके बारे में इतना क्यों सोच रही हूँ? नहीं वसुधा, मत सोच उनके बारे में इतना वसुधा। इसी तरह जाने कितनी बातें ऋषि को लेकर खुद से ही कर रही थी। उसने फिर अपना मोबाइल खोला। उसने उस रात वाली वीडियोस चलाई जब वो लोग फार्म हाउस में थे। वसुधा ने वो वीडियो अब तक डिलीट नहीं किया था। पता नहीं क्यों वो डिलीट कर ही नहीं पाई। वीडियो देख एक बार फिर उसकी आंखें शर्म से झुक गई। ऋषि का उसकी केयर करना,
प्यार से गले लगाना और उसे बाहों में ले के सो जाना, ये सब महसूस कर उसके बदन में एक सी रहन सी होने लगी। आप इतने अच्छे क्यों हैं? आपने दादी माँ से मेरी पढ़ाई के बारे में बात कर ली, मेरे लिए टिकट्स बुक कर लिया और मुझे बताया तक नहीं। आपके बारे में क्या कहूँ, कैसे आपको थैंक यू कहूँ, समझ नहीं आ रहा। मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ कि ये एहसास जो मेरे दिल में आपके लिए जगने लगे हैं, इन्हें क्या नाम दूँ। लेकिन बस इतना समझ सकती हूँ कि आप अच्छे लगने लगे हैं मुझे। आपके साथ महफूज महसूस करती हूँ मैं खुद को। आपके पास सुकून है। कम से कम आप एक मौका तो देते मुझे अपने मन की बात कहने का। अब पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी, कब आप मेरी सुनेंगी। काश कि एक बार, बस एक बार आपको जाने से पहले मिल लूँ। वसुधा ने खुद से ही कहा। फिर वीडियो पॉज कर ऋषि की पिक को किस कर लिया। ऐसा करते ही उसके गाल एक बार फिर लाल हो गए और उसका दिल जोर से धड़क उठा, जैसे उसने ऋषि को ही किस कर लिया हो। उसने खुद को ही सिर पर एक चपत लगाई और बोली, ये क्या सोच रही है वसुधा? ये बोल वो मुस्कुराने लगी। अब जब नशे में उसके गाल पे किस कर ही चुकी हूँ तो ये तो सिर्फ पिक है, इसे तो कर ही सकती हूँ, वसुधा ने खुद से ही कहा और ऋषि के बारे में सोचते हुए वहीं झूले पर बैठे बैठे ही सो गई। वसुधा को एयरपोर्ट छोड़ने के लिए बख्शी जी सुबह घर पहुंच गए थे। वो नीचे बैठे वसुधा का ही इंतजार कर रहे थे। वसुधा ने एक बार कमरे को चारों ओर नज़र घुमाकर देखा, फिर बाहर जाने लगी, लेकिन कुछ सोच पलट कर आई और साइड टेबल पर रखी ऋषि की फ़ोटो उठाकर अपने हैंड बैग में रख ली। नीचे आकर वसुधा सबसे मिली और बख्शी जी के साथ गाड़ी में आके बैठ गई। पापा, आपने उन्हें मेरे रिजल्ट के बारे में बताया? वसुधा ने कुछ देर बाद अपनी चुप्पी तोड़ते हुए पूछा। नहीं बेटा, उल्टा ऋषि को तो तुम्हारे रिजल्ट का पहले से पता था। उसने तो खुद मुझे फ़ोन करके तुम्हारे कॉलेज और बाकी सारी डिटेल्स दी और फिर कल सुबह सुबह मुझे फ़ोन कर कहा कि उसे किसी ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर छोड़ दूँ। मैंने हाँ कर दी। बख्शी जी ने पूरी बात वसुधा को बताई। इसका मतलब उन्होंने पहले से ही ये सब अरेंज कर रखा था। वसुधा ने धीरे से कहा तो बख्शी जी ये सुन तुरंत बोली, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? तुम्हें इन सब के बारे में कुछ नहीं पता? ऋषि तुमसे कोई बात नहीं की क्या इस बारे में? नहीं पापा, उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं आपसे कहना भूल गई, वसुधा ने बात संभालते हुए कहा। बख्शी जी ने वसुधा के चेहरे को कुछ देर देखा, फिर एकदम से पूछा, बेटा, तुम्हारे और ऋषि के बीच में सब कुछ ठीक है ना? उसका बिहेवियर तुमसे ठीक तो है ना? हाँ पापा, वो तो बहुत अच्छे हैं, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, वसुधा ने मुस्कुराते हुए कहा तो बख्शी जी के चेहरे पे एक संतोष आ गया। उन्होंने उनका हाथ चूम लिया। बेटा, तुम जानती हो ऋषि बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने विद्या से शादी के लिए इनकार क्यों किया, इसकी वजह तो मैं नहीं जानता, ना उसने किसी को बताया। लेकिन शायद उस दिन ऋषि की शादी तुमसे ही होनी थी, इसीलिए महादेव ये बहाना बनाना उनकी मर्जी के आगे तो किसी की नहीं चलती। उसने विद्या से शादी की इनकार के बाद तो मैं निराश हो गया था। वो फिर भी हमारी मदद ऐसे ही करने को तैयार था, लेकिन दुर्गा जी नहीं मानी और ऋषि उनका कहा कभी नहीं टालता, इसीलिए उसने तुमसे शादी के लिए हाँ की। लेकिन तुम्हारी हाँ के बाद बेटा, किस्मत वालों को मिलता है ऐसा दामाद। शायद दुर्गा देवी जी ये जान गई थी कि अगर उन्होंने ऋषि को मजबूर नहीं किया होता तो ऋषि कभी शादी न करता, पूरी ज़िंदगी अकेले रह जाता। ऐसा क्यों पापा? वो शादी क्यों नहीं करना चाहते थे? वसुधा ने पूछा। इसकी वजह तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन इतना जानता हूँ कि सारी दुनिया जिसे घमंडी, एरोगेटेड और पत्थर दिल कहती है, वो अंदर से सॉफ्ट हार्टेड इंसान है। हीरा है हीरा, बख्शी जी ने गर्व से कहा। वसुधा ने छोटा सा उत्तर दिया। कुछ देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुँचे। वसुधा ने चेक इन किया और बख्शी जी लौट आए। 2 घंटे बाद
उसकी फ़्लाइट दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंची। वसुधा ने कैब ली और सीधा अपने कॉलेज कैंपस में पहुंची, जहां उसका हॉस्टल, कॉलेज और साथ साथ बहुत बड़ा हॉस्पिटल भी था। वसुधा सीधे अपने रूम में आई और आते ही बिस्तर पर लेट गई। इस समय उसकी रूममेट कहीं गई हुई थी। वसुधा ने अपने बैग से ऋषि की फ़ोटो निकाली और उस पर प्यार से हाथ फेर कर बोली, आप क्यों नहीं आए मुझसे मिलने? आप बहुत बुरे हो, बहुत ही बुरे। ऐसा भी कोई करता है क्या अपनी वाइफ के साथ? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। वसुधा हल्की नाराज़गी में बोली और फ़ोटो को लेकर वैसे ही सो गई। उसकी रूममेट निशा जब कमरे में आई तो वसुधा को ऐसे सोता देख उसके हाथ से ऋषि की फ़ोटो खींचने लगी। उसी समय वसुधा की नींद खुली और वो एकदम फ़ोटो पर अपनी पकड़ मजबूत कर उठ गई। अरे तू तो उठ गई, ये बता, ये किसकी फ़ोटो को सीने से लगाए इतने आराम से सो रही है? समवन स्पेशल? निशा आंखें मटकाते हुए बोली, क्या बकवास कर रही है? कोई स्पेशल स्पेशल नहीं है, बस पापा और दी की पिक है। इतने दिन बाद घर से आ रही हूँ ना, इसीलिए उनको याद कर रही हूँ। तू सच बोल रही है, कुछ छुपा तो नहीं रही? निशा बोली, हाँ यार, क्या छुपाऊंगी। अच्छा बता, दी की शादी कैसी रही? ये सुन वसुधा फिर से शादी वाले दिन के बारे में सोचने लगी। इस समय वो किसी को भी अपनी शादी के बारे में बताना नहीं चाहती थी। क्या हुआ, कहाँ खो गई? निशा ने उसके सामने चुटकी बजाकर कहा। नहीं नहीं, कहीं नहीं। तुम बताओ, तुम कैसी हो? तुम घर गई थी या नहीं? वसुधा ने बात बदलते हुए कहा। हाँ, गई थी, 2 दिन पहले ही आई हूँ। वो सब छोड़, तू पहले ये बता, तूने ये सूट किस खुशी से पहन रखा है? तू तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं। ये दुपट्टा एंड ऑल। निशा ने उसके कंधे पर हल्का मार कर कहा और उसका दुपट्टा छूने लगी। वसुधा ने तुरंत अपने गले पर हाथ रखा और दुपट्टा उसके हाथ से छुड़ाया। वो दुपट्टे में अपना मंगलसूत्र छिपा रही थी, वह ऐसे ही पहन लिया। वसुधा ने दुपट्टा पकड़कर कहा, अच्छा चल, तू फ्रेश हो जा, फिर कॉलेज का चक्कर लगा कर आते हैं। निशा ने कहा तो वसुधा उठी और अपना बैग खोल उसमें ऋषि की फ़ोटो चुपके से रखी। फिर अपने कपड़े लेकर उस रूम में चली गई। कुछ देर बाद वो रेडी होकर बाहर आई। उसने पिंक कलर की शॉर्ट कुर्ती, उस पर ब्लैक जीन्स पहनी थी, बालों की पोनी टेल बनाई जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। दोनों हॉस्टल से बाहर निकल कॉलेज की ओर जाने लगी। वहीं कॉलेज के गेट के बाहर ऋषि अपनी ब्लैक मर्सिडीज से उतरा। पीछे से उसके गार्ड्स भी बाहर आए। उसने गार्ड्स को बाहर ही रुकने का इशारा किया और खुद अंदर आ गया, लेकिन फिर भी उसके असिस्टेंट के कहने पर एक गार्ड उसके साथ ही अंदर आया। दरअसल ऋषि वसुधा से पहले ही दिल्ली आ गया था। यहाँ के डीन से मिलकर वो कुछ डोनेशन देना चाहता था। खैर, डोनेशन तो एक बहाना है, उसे तो बस वसुधा का ख्याल रखना है और यहाँ की अरेंजमेंट देखनी थी। वसुधा ने ऋषि को नहीं देखा और आगे आगे चलने लगी और ऋषि उसके पीछे पीछे। ऋषि को देख कॉलेज की सारी लड़कियां आहें भरने लगी, उसे घूर घूर के देखने लगी। अब उसकी पर्सनालिटी है ही कुछ ऐसी, लेकिन ऋषि सबको नज़रअंदाज की वसुधा को क्रॉस कर उसके आगे से निकल डीन के ऑफिस की ओर मुड़ गया। ऋषि जब वसुधा के पास से गुजरा तो उसे एक जाना पहचाना सा एहसास हुआ। वसुधा ने तुरंत उस ओर देखा जहाँ ऋषि गया था। उसके परफ्यूम की महक वसुधा की सांसों में घुल रही थी। ये खुशबू, ये एहसास, नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे हो सकते हैं? वसुधा धीरे से बड़बड़ाई, कौन कहाँ हो सकते हैं? तो किसकी बात कर रही है? निशा ने कहा तो वसुधा हड़बड़ा गई। नहीं, कुछ नहीं, चल, वसुधा ने कहा और आगे आगे चलने लगी। वसुधा एक राउंड कॉलेज का लगाकर जब घूम कर आई, आगे देखा तो डीन के ऑफिस के आसपास बहुत सी लड़कियां खड़ी थी। वो दोनों भी वहां आई। ये यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? डीन आज अपने ऑफिस में कोई स्पेशल लेक्चर देने वाले हैं क्या? निशा ने भी अंदर झांकते हुए उन लड़कियों से पूछा। नहीं यार, डीन के ऑफिस में अभी अभी एक ड्रेसिंग और हैंडसम बंदा गया है, तो हम सब उसी को देखने के लिए यहाँ रुके हैं। एक लड़की सुमन ने कहा। क्या तू सच कह रही है?
निशा खुश होती हुई बोली, हाँ, अगर तुझे यकीन ना हो तो यहीं रुक कर तू भी देख उसे। सुमन ने कहा, वसुधा को जाने क्यों ये सब सुन एक अनजाना अजनबी सा एहसास हो रहा था जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी, जैसे किसी अपने के आसपास होने का एहसास हो। निशा, चलना यहाँ से, हमें दूसरा काम है। वसुधा उसे खींचते हुए बेचैनी से बोली, अरे मुझे तो देखने दे। मैं जानती हूँ कि तुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मुझे है। निशा ने हाथ छुड़ा कर कहा, चलना यार निशा, मुझे आहूजा सर से मिलना है, वरना वो राउंड पर चली जाएंगी। वसुधा ने उसे खींचते हुए कहा, लेकिन निशा ने उससे अपना हाथ छुड़ाया और बोली, तो जल्दी जा, मैं तुझे यहीं मिलती हूँ। जा जल्दी जा, वरना सर चली जाएंगी। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी, वसुधा ने उसे घूरते हुए कहा। तो निशा ने मुंह बनाकर मुस्कुरा दी। वसुधा आगे बढ़ गई। वो आहिस्ता आहिस्ता आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन जैसे कोई चीज़ उसे आगे जाने देना ही नहीं चाह रही हो। वो बार बार मुड़कर पीछे देख रही थी। डीन के ऑफिस में ऋषि पहुंचा तो डीन अपनी चेयर से उठकर ऋषि का वेलकम किया। डीन ऋषि को बहुत अच्छे से जानता था। खन्ना साहब, आप यहाँ? डीन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं यहाँ कुछ डोनेशन देना चाहता हूँ। ऋषि ने साथ आए अपने असिस्टेंट सुमित को इशारा किया तो उसने 1 करोड़ का चेक डीन को दे दिया। डीन हैरानी से कभी चेक तो कभी ऋषि को देखने लगे। साथ ही ये भी देखने आया हूँ कि यहाँ के स्टूडेंट और डॉक्टर्स को कोई परेशानी तो नहीं। ऋषि एटीट्यूड से बोला, नो नो सर, ये इंस्टीट्यूट इंडिया का बेस्ट इंस्टीट्यूट है और ये हॉस्पिटल तो आप जानते हैं कितना प्रेस्टीजियस है। और वैसे भी आप जैसे लोग जब डोनेशन देते हैं तो किसी चीज़ की कोई कमी रह सकती है भला? डीन मुस्कुराते हुए बोला, ओके, मैं चलता हूँ। गुड डे मिस्टर डिसूजा, ऋषि ने उठते हुए कहा और डीन से हाथ मिलाया। वो बाहर की ओर मुड़ा। उसी समय डीन आगे आते हुए बोली, सर, आप चाहो तो पूरा कैंपस देख सकते हो। नहीं, अभी मैं बिजी हूँ, फिर किसी दिन। ऋषि ने मना किया और ऑफिस से बाहर आया। डीन भी उसे छोड़ने बाहर तक आए। बाहर खड़ी लड़कियां ऋषि को देख अपनी आंखें सेकने लगी, लेकिन ऋषि सभी को नज़रअंदाज कर आगे बढ़ रहा था। आगे चलती वसुधा ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसे पीछे से ऋषि की हल्की सी झलक दिखी, क्योंकि लड़कियों ने उसे पीछे से घेर रखा था। साथ में चल रहे गार्ड को उसने देखा तो सोचने लगी कि ऐसा कौन है जो गार्ड्स लेकर कॉलेज आया है। साथ ही उसके दिल में हलचल सी होने लगी। वो सोचते हुए पीछे मुड़ी कि आहूजा सर उसे वहीं मिल गए। वो वहीं खड़ी होकर उनसे बातें करने लगी, लेकिन सारा ध्यान कॉरिडोर की दूसरी तरफ की भीड़ पर था। यार, ये तो कितना हैंडसम है। ये है कौन? निशा ने सुमन से पूछा। यार, तुम लोग इसे नहीं जानती। ही इज़ ऋषि खन्ना, द फेमस बिजनेस टाइकून। आए दिन इनकी फ़ोटो आती रहती है न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में। तुम लोग देखती नहीं क्या? उन्हीं के साथ वाली लड़की रश्मि ने कहा। तू बड़ा न्यूज़पेपर्स और मैगजीन पढ़ रही है, टाइम मिल जाता है तुझे? निशा ने उसके सिर पर मार कर कहा। सोशल मीडिया डार्लिंग, सोशल मीडिया, रश्मि ने कहा। ओह, सुमन बोली। फिर उसने कुछ सोचा और बोली, तो इन्हें फॉलो करती है? नहीं, ये किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं है, ये तो बिजनेस न्यूज़ में पता चला मुझे। रश्मि ने कहा। ओह, तभी मैं कहूँ कि मैंने इनको पहले क्यों नहीं देखा। मैं बिजनेस न्यूज़ नहीं देखती ना, निशा ने कहा और ऋषि के पीछे पीछे चलने लगी। ऋषि कॉरिडोर से गुजरते हुए एक नोटिस बोर्ड देखकर रुक गया। उसने बोर्ड में लगी वसुधा की फ़ोटो देखी, जिसका टॉपर्स की लिस्ट में नाम था। ऋषि के चेहरे पे वसुधा की फ़ोटो देख हल्की सी मुस्कान आ गई। उसके असिस्टेंट सुमित ने जब ऋषि को मुस्कुराते हुए देखा तो वो भी फ़ोटो देखने लगा। वसुधा की फ़ोटो देख वो हैरान हो गया। वो वसुधा को जानता था। वो समझ गया कि
उनका बॉस यहाँ क्यों आया है? डेन ने उसे ऐसे देखा तो जल्दी से सामने आकर बोला, सर ये टॉपर्स की लिस्ट है और ये लड़की है ना, इसका नाम वसुधा बख्शी है। ये लगातार 2 सालों से टॉप कर रही है। इस साल इसका तीसरा साल है। बहुत ही होनहार और इंटेलिजेंट बच्ची है, डीन ने कहा, जिसे सुन मुस्कुराहट और बढ़ गई, जिस पर ऋषि का ध्यान ही नहीं गया। लेकिन सुमित हैरानी से ऋषि को देखने लगा। उसने अपने बॉस को ऐसे मुस्कुराते हुए कभी नहीं देखा। सर को अपनी वाइफ पर प्राउड फील हो रहा है। और ये मैं क्या देख रहा हूँ? सर मुस्कुरा रहे हैं। सुमित मन ही मन बोला। फिर अगले ही पल धीरे से ऋषि से बोला, सर चले, क्राउड बढ़ रहा है। ऋषि ने आसपास नजरें घुमाई तो देखा बहुत सारी लड़कियां उसके आसपास खड़ी हैं, लेकिन उसकी नजरें जिसे ढूंढ रही थी वो कहीं नहीं थी। चलो, ऋषि ने कहा और अपने गॉगल्स लगाकर लंबे लंबे कदम बढ़ाते हुए वहाँ से निकलकर बाहर आ गया और अपनी गाड़ी में बैठ गया। वसुधा जब तक वहाँ पहुँची वहाँ कोई नहीं था। ऋषि जा चुका था। कार में बैठा सुमित ऋषि के चेहरे को बार बार देख रहा था। उसके चेहरे पे आज अलग ही चमक थी। सुमित ने हिम्मत कर अपना गला साफ करते हुए पूछा, सर एक बात पूछूं? ऋषि ने कहा, वो भाभी का कॉलेज है ना? ये सुन ऋषि ने उस पर अपनी गहरी निगाह डाली तो सुमित तुरंत संभल कर बोला, आई मीन मैम का। ऋषि ने फिर से छोटा सा ही उत्तर दिया। फिर अपने डीन को कुछ बताया क्यों? फिर आपने डीन को कुछ बताया क्यों नहीं उनके बारे में? और आप मिले क्यों नहीं मैम को? सुमित बोला, मैं नहीं चाहता कि उसे कोई मेरे नाम से जाने। अगर उन्हें पता चल जाता कि वो मेरी वाइफ है तो उनका बिहेवियर उसके लिए बदल जाता। फिर वो उनकी होनहार स्टूडेंट नहीं रह जाती, सिर्फ ऋषि खन्ना की वाइफ रह जाती। देखा नहीं उन्होंने कितनी प्राउडली उसकी फ़ोटो देख उसके बारे में बताया था। और मैं नहीं चाहता कि वसुधा को भी ये कभी भी लगी कि उसे कामयाबी ऋषि खन्ना की वाइफ की हैसियत से मिल रही है। तो बेहतर है मैं उससे दूर ही रहूं और लोग इस सच से अनजान जब तक उसका सपना पूरा हो जाता नहीं। ऋषि ने बेबाकी से कहा तो सुमित की नज़रों में ऋषि के लिए सम्मान और बढ़ गया। ऑफिस चलो, ऋषि ने कहा तो सुमित ने ड्राइवर से गाड़ी ऑफिस ले जाने को कहा। वसुधा जब वहाँ आई तो ऋषि जा चुका था, लेकिन सभी वहीं खड़ी हो ऋषि के बारे में ही बात कर रही थी। यार क्या एटीट्यूड था बंदे में। सभी उसे ऐसे घूर घूर कर देख रहे थे जैसे उसे खड़े खड़े ही निकल जाएंगी। रश्मि ने कहा, और सबसे ज़्यादा तो तू ही। निशा ने रश्मि के कंधे से कंधा मार कर कहा, हाँ क्या करूं यार, उसे आज तक सिर्फ टीवी पर ही देखा था। आज पहली बार ऐसे लाइव देख कर दिल खुश हो गया। रश्मि ने आहें भरते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ज़्यादा लार मत टपका, हो सकता है वो शादीशुदा हो। सुमन ने कहा, हाँ यार उसकी शादी की न्यूज़ तो आई थी, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं चला उनकी वाइफ की, और शादी की कोई फ़ोटो मीडिया में नहीं आई, पता नहीं क्यों। रश्मि सोचते हुए बोली, बड़े लोग इनका सब कुछ सीक्रेट ही होता है। और वैसे भी जैसे तूने मुझे बताया कि ये किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इसका मतलब इनको अपनी प्राइवेट लाइफ पब्लिक करना पसंद नहीं होगा, इसीलिए शादी की और वाइफ की कोई फ़ोटो डिस्क्लोज़ नहीं की अभी तक। निशा ने कहा, हाँ शायद तू सही कह रही है। रश्मि ने भी सहमति जताते हुए कहा। साथ में सुमन ने भी सिर हिला दिया। अरे कौन आया था ऐसा, कोई मुझे भी बताएगा? वसुधा जो कब से खड़ी उनकी बातें सुन रही थी वो आखिर बोल ही पड़ी, अरे यार तूने तो उसे मिस कर दिया। काश तू भी उसे देखती तो तू भी फ्लैट हो जाती। निशा ने कहा, अब बोलेगी कौन था? वसुधा इरिटेशन से बोली, फेमस बिजनेस टाइकून द ऋषि खन्ना। रश्मि ने नाम लिया तो वसुधा का दिल धक से रह गया और उसका बैग उसके हाथ से छूट गया और वो बिना कुछ सोचे समझे जल्दी से गेट की तरफ भागी। वो यहाँ आए थे मेरे कॉलेज, फिर मुझसे मिले बिना ही चले गए, ऐसे कैसे जा सकते हैं वो? वसुधा ने बड़बड़ाते हुए गेट की तरफ भागे जा रही थी। वो गेट के पास आकर देखा तो ऋषि जा चुका था। ना ही वहाँ उसके लोग थे,
ना ही उसकी गाड़ी। वसुधा निराश होकर वापस अंदर आने लगी। तब तक रश्मि, सुमन और निशा भी उसके पास पहुंच गई। अरे यार, क्या हुआ तुझे? तो ऐसे पीटी उषा की तरह क्यों भागी गेट की तरफ? निशा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। चलो, मैं अपने कमरे में जाती हूँ, वसुधा बोली। उसकी भरी आंखें और उदास चेहरा देख निशा बोली, तू ठीक है ना? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे क्या हुआ? चलो, कल से रेगुलर क्लासेस है, तो अब इस साल भी मन लगा कर पढ़ना है। अभी 2 साल और मन लगा कर पढ़ेंगे, तब कहीं जाकर MBBS की डिग्री मिलेगी, फिर 1 साल की इंटर्नशिप। वसुधा ने बात बदलते हुए कहा। निशा उसके चेहरे को लगातार देखे जा रही थी। उसने उसका बैग देते हुए कहा, ये ले तेरा बैग। ये वहीं गिर गया था जब तू बेतहाशा गेट की ओर दौड़ रही थी। वसुधा ने अपना बैग लिया और अपने रूम की ओर जाने लगी। कुछ तो है मिस वसुधा जो तुम छुपा रही हो। ऋषि खन्ना के नाम पे तुम ऐसे भागी जैसे अगर 1 मिनट की भी देरी हुई तो तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी। पता लगाना होगा कि बात क्या है, निशा ने खुद से कहा, और वो भी वसुधा के पीछे आने लगी। रश्मि और सुमन भी वहाँ से चले गए। वसुधा हॉस्टल के कमरे में आकर फूट फूट के रोने लगी। आप यहाँ आए और मुझसे बिना मिले ही चले गए। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? आखिर ऐसी भी क्या नाराज़गी? आपने ये भी नहीं सोचा कि अगर मुझे पता चला कि आप यहाँ आए थे तो मुझे कैसा लगेगा? मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, अब बहुत नाराज़। वसुधा रोते हुए बोली। अरे, बहुत बुरा लग रहा था, माना कि उसे बहुत बुरा लग रहा था, माना कि उसे अभी ऋषि से प्यार नहीं है, या यूँ कहें उसे अपने प्यार का एहसास नहीं है, लेकिन रिश्ता तो है उनका। दोपहर से शाम और शाम से रात हो गई, लेकिन वसुधा वैसे ही बिस्तर पर पड़ी रही। निशा ने उससे रात के खाने के लिए पूछा, लेकिन उसने मन नहीं था कहकर टाल दिया। रात के समय वो कमरे की खिड़की पे खड़ी ऊपर आसमान में खिले पूनम के चांद को देख रही है। उसकी रोशनी में उसका चेहरा दमक रहा है। नीचे ऋषि अपनी गाड़ी में बैठा उसे ही देख रहा था। वसुधा की नज़र जब नीचे गई तो नीचे खड़ी गाड़ी देख उसे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से चांद ताकने लगी। जब तक वसुधा खिड़की पर थी तब तक वो भी गाड़ी में बैठा वसुधा को देखता रहा। वसुधा के अंदर जाते ही वो भी वहाँ से चला गया। सर, मैम की सिक्योरिटी के लिए कॉलेज में गार्ड्स रखवा दें? सुमित ने पूछा। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। वो यहाँ एक आम स्टूडेंट की तरह रहे, वही बेहतर है। हाँ, मगर किसी को कह दो कि बिना वसुधा को या किसी और को पता चले उसकी प्रोटेक्शन का पूरा ध्यान रखे, और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ऋषि बोला। यस सर, हो जाएगा, सुमित ने कहा। कुछ ही देर में ऋषि अपने घर पहुंचा। एक आलीशान विला। वो बाहर से जितना सुंदर है उतना ही अंदर से भी सुंदर है। ऋषि अंदर आया तो नौकरों ने उसे ग्रीट किया और पूछा, खाना लगा दूं साहब? नहीं काका, भूख नहीं है, ऋषि ने कहा और अपने कमरे में चला गया। इस समय उसके चेहरे पे कोई भाव नहीं थे। उसने चेंज किया और बेड पर लेट गया। उसे वसुधा का चेहरा याद आया जब वो उससे क्रॉस होकर वो आगे निकला था। पता नहीं तुम मेरे बारे में क्या सोचती होगी, लेकिन मेरी ओर से तुम्हें कभी कोई तकलीफ़ नहीं होगी, एंड आई प्रोमिस दैट, ऋषि ने कहा। और वसुधा के बारे में सोचते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वसुधा को कॉलेज आए लगभग 1 हफ्ता हो गया था। ऋषि ने उसके पास ना होकर भी उसके पास था, जिसका एहसास वसुधा को हमेशा ही रहता। ऋषि उसका पूरा ख्याल रखता, उसके हर पल की खबर होती उसे। वसुधा की वजह से ऋषि दिल्ली में रहकर ही अपना काम देखने लगा। इसकी वसुधा को खबर ही नहीं थी। एक दिन वसुधा, निशा और सुमन कैंटीन में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे तो किसी ने आकर वसुधा के कंधे पे हाथ रखा। वसुधा ने पीछे मुड़कर देखा तो एक लड़का खड़ा मुस्कुरा रहा था। संजू, तुम कब आए? वसुधा ने खड़े होते हुए खुशी से कहा। आज ही आया हूँ, संजू ने कहा। तुम इतने दिन लेट क्यों आए? निशा बोली। क्या कहता? बड़े भाई की शादी की थी तो आने में देर हो गई,
संजू ने कहा। ओह, मतलब जनाब का रास्ता अब क्लियर है, सुमन ने आंखें मटकाते हुए कहा। क्या मतलब? संजू ने पूछा। मतलब ये कि अब बड़े भाई की शादी के बाद तो तुम्हारा ही नंबर है ना, सुमन बोली तो। संजू ने एक नज़र वसुधा को देखा, फिर बोला, हाँ लेकिन अभी इतनी जल्दी नहीं करनी शादी, पहले पढ़ाई पूरी हो जाए, फिर इस बारे में सोचा जाएगा। अच्छा चलो यार, क्या शादी वादी की बातें लेकर बैठे हो, कुछ काम की बात करो और कॉफ़ी पियो, निशा ने कहा तो सभी बैठकर कॉफ़ी पीने लगे। कॉफ़ी पीते समय संजू की नज़र वसुधा पर ही थी। संजू, पूरा नाम संजय मलिक, इसकी फैमिली देहरादून में रहती है, ये भी मेडिकल की पढ़ाई के लिए यहाँ आया हुआ था, वसुधा से 1 साल सीनियर है। वो वसुधा को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन वसुधा इससे अनजान थी। उसने शुरू शुरू में वसुधा की बहुत हेल्प की थी स्टडीज़ में, इसीलिए उसमें और वसुधा में दोस्ती हो गई थी। सभी ने कुछ देर बैठकर कॉफ़ी पी, फिर अपनी क्लास की ओर चले गए। कब बोलेगा उसे कि उससे प्यार करता है, संजय के दोस्त अमन ने कहा। हिम्मत ही नहीं होती यार, उसका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर होता है, इसीलिए उससे कुछ कह नहीं पाता। सोचता हूँ कहीं वो डिस्टर्ब ना हो जाए या हर्ट ना हो जाए मेरे कुछ कहने से, संजय बोला। कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और वो किसी और की हो जाए, अमन बोला। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं कभी वो दिन आने ही नहीं दूंगा, पता है मुझे इसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, सिर्फ दोस्त है, वो भी मैं, संजय बोला और मुस्कुराने लगा। रात का समय, वसुधा ऋषि की फ़ोटो लिए उससे बातें कर रही थी। कहाँ हैं आप? क्या आपको मेरी याद नहीं आती? हाँ, वैसे सही भी है, आपको मेरी याद क्यों आएगी, ये रिश्ता तो एक समझौता है। आप कौन सा मुझसे प्यार करती हैं जो मुझे मिस करेंगी, वसुधा ने कहा। फिर एकदम से अपने शब्दों पर ध्यान देकर बोली, ये मैं क्या कह रही हूँ? मिस मिस तो क्या मैं उन्हें मिस कर रही हूँ? नहीं, मैं उन्हें क्यों मिस करूँगी, मैं भी कौन सा उन्हें प्यार करती हूँ, बस पिछले कुछ दिनों से साथ रहे तो बस इसलिए थोड़ा सा सोच रही हूँ उनके बारे में। ये बोल उसने खुद को ही समझा दिया। इधर ऋषि अपनी कार में बैठा बेचैन था। वो कब से वसुधा को देखने के लिए गाड़ी में बैठा था, लेकिन आज वो खिड़की पे आई ही नहीं। उस पर जब से उसके आदमियों ने उसे संजय और वसुधा की दोस्ती के बारे में बताया था, तब से उसकी बेचैनी और बढ़ गई थी। उसने अपने साथ वो आज रोनित को भी ले आया था। अब चलेगा यहाँ से या रात भर यहीं चौकीदारी करनी है, रोनित झुझलाते हुए बोला। तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन जब तक मैं देख नहीं लेता कि वो ठीक है या नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, ऋषि बिना किसी भाव के बोला। यार कैसा इंसान है तू इसी प्लेनेट का है, सॉरी यार कैसा इंसान है तू इसी प्लेनेट का है या किसी और प्लेनेट से आया है? या तो तू एक तो तू कहता है तू उससे प्यार नहीं करता, कोई फीलिंग नहीं है, फिर ये सब क्या है? ये कैसे किसी कॉलेज गोइंग लड़कों की तरह लड़की का वेट करना, उसकी गलियों में चक्कर काटना, ये सब तो कॉलेज में भी नहीं किया यार। और ये भाभी को देखने की बेचैनी, मेरे दोस्त तू माने या ना माने, तुझे भाभी से प्यार हो गया है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है और कुछ नहीं, ऋषि ने कहा। अच्छा, जिम्मेदारी है बस, और कुछ नहीं? तो मुझे ये बता, रात को 12 बजे उनके हॉस्टल की खिड़की के नीचे क्यों खड़ा है? उनकी एक झलक देखने के लिए नहीं, उनकी एक झलक देखने के लिए ही ना। अगर ऐसा नहीं है तो तू एक काम कर, उन्हें फ़ोन कर ले और नीचे बुला ले मिलने। सिंपल। नहीं, फ़ोन नहीं कर सकता, बस उसका वेट कर सकता हूँ, और अगर वो नहीं आई खिड़की पर तो सारी रात यहीं इंतज़ार करूँगा, ऋषि बेपरवाही से बोला। तू मान क्यों नहीं लेता, तुझे भाभी से प्यार हो गया है, रोनित उसके आगे हाथ जोड़कर बोला। और उसे ऋषि ने सवाल किया तो रोनित चुप हो गया। चुप क्यों हो गया? नहीं है ना कोई जवाब, ऋषि ने उसे घूरते हुए कहा। तो पता कर, इसमें कितना टाइम लगेगा, शादी की है तुम दोनों ने तो प्यार तो उन्हें तुमसे करना ही पड़ेगा, आखिर पति हो उसके।
यही तो मैं नहीं चाहता कि उसे मुझसे इस अनचाहे बंधन की वजह से प्यार करना पड़े। मैं चाहता हूँ कि उसे मुझसे प्यार हो तो सिर्फ मुझसे हो। मैं जो हूँ उसको मैं जो हूँ उससे हो, द ऋषि खन्ना से ना हो, जो कि उसका पति है। ऋषि ने अपने मन की बात रोनित से कही। तो इसके लिए तुझे उनके साथ रहना पड़ेगा ना, जानना पड़ेगा उन्हें, क्योंकि शादी तो उनकी द ऋषि खन्ना से ही कराई गई है। रोनित ने कहा। यही तो विडंबना है मेरे दोस्त कि उनकी शादी द ऋषि खन्ना से कराई गई थी मजबूरी में, और मैं नहीं चाहता ये रिश्ता किसी मजबूरी की वजह से आगे बढ़े। उसे तो असली ऋषि के बारे में कुछ पता ही नहीं है। ऋषि बेबसी से बोला तो रोनित चुप हो गया। वो ऋषि की हालत समझता था। अच्छा ठीक है, मैं तेरी सब बात मानता हूँ, लेकिन अभी तू भी मेरी एक बात मान जा प्लीज़, रोनित ने कहा। तू उन्हें फ़ोन तो कर सकता है ना, नीचे मत बुलाना, लेकिन हाल चाल लेने के लिए प्लीज़, रोनित ने रिक्वेस्ट की। तो ऋषि अपना फ़ोन देखने लगा। डोंट टेल मी कि तेरे पास भाभी का नंबर नहीं है, रोनित ने कहा। चुप कर, नंबर है मेरे पास। ऋषि खन्ना को किसी का नंबर पता करने में टाइम नहीं लगता, और फिर ये तो मेरी वाइफ का नंबर है, ऋषि ने कहा और नंबर डायल कर दिया। ये देख रोनित हल्के से मुस्कुरा दिया। वसुधा अपने बेड पर पड़ी ऋषि की पिक अपनी फ़ोन में ले रही थी कि उसके मोबाइल स्क्रीन पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हुआ। पहले तो उसने इग्नोर किया, मगर कुछ सोच उसने कॉल रिसीव किया। हेलो, उसकी मीठी सी आवाज़ ऋषि के कानों में पड़ी तो ऋषि आंखें बंद कर मुस्कुराने लगा। उसने कितने दिनों बाद उसकी आवाज़ सुनी थी। रोनित भी उसे हैरानी से देखने लगा। ऋषि को दिल से मुस्कुराते हुए वो पहली बार देख रहा था। हेलो 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 कौन? वसुधा ने जब दोबारा कहा तो ऋषि ने एक गहरी सांस छोड़ी। हेलो कौन है? सांसों का शोर सुन वसुधा बेचैनी से बोली, मगर ऋषि ने बिना बोले ही कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अब क्या हुआ? बात क्यों नहीं की भाभी से? रोनित ने चिढ़ते हुए कहा। पता नहीं, बस नहीं बोल पाया कुछ। कुछ दिन बाद उसकी आवाज़ सुनी तो ऋषि ने कहा और फ़ोन सीट पर फेंक दिया। तू तो भाभी से प्यार करने लगा है यार, रोनित ने कहा तो ऋषि ने अपनी एक आईब्रो ऊपर कर उसे देखा। ऐसे क्या देख रहा है? मैं सच कह रहा हूँ, कोई भी तुझे अगर अभी देख लेना तो वो भी वही कहेगा कि तू प्यार में पड़ गया है। यू फॉल इन लव यार, रोनित खुशी से बोला। इधर वसुधा कॉल कट होने के बाद बेचैनी से अपने फ़ोन में उस नंबर को देखने लगी। ये नंबर किसका हो सकता है? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये वो ही थे, लेकिन अगर वो होते तो बात करते ना मुझसे। ऐसे कट क्यों कर दिया? हो सकता है कोई नेटवर्क इशू हो। ऐसे जाने कितने ही सवाल वसुधा के मन में आने लगी। आखिर उसने हिम्मत करके उसी नंबर पर कॉल कर ही दिया और बेचैनी से कॉल रिसीव होने का वेट करने लगी। ऋषि का फ़ोन रिंग हुआ तो उसने फ़ोन उठाकर मोबाइल स्क्रीन पर नज़र डाली। उस पर नाम फ्लैश हो रहा था, वसु। भाभी का फ़ोन है? रोनित ने पूछा तो ऋषि ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो कॉल रिसीव कर। फ़ोन को क्या घूर रहा है? रोनित ने कहा, लेकिन ऋषि अभी भी मोबाइल को ही एक टक देख रहा था। एक पूरी रिंग होने के बाद कॉल कट गया। रोनित गुस्से से ऋषि को घूरने लगा। इधर कॉल ना रिसीव होने से वसुधा उदास हो गई। उसने फिर से एक बार कॉल किया। इस बार जैसे ही रिंग हुई, रोनित ने कॉल रिसीव कर फ़ोन स्पीकर पर डाल दिया। हेलो, आप ही हो ना? उधर से वसुधा की आवाज़ आई। उसका गला रूंध गया था। उसने भरे गले से कहा, देखिए मैं जान गई हूँ कि ये आप ही हैं। आप मुझसे बात क्यों नहीं करते? वसुधा की भारी आवाज़ सुन ऋषि ने तुरंत फ़ोन हाथ में लिया और सिर्फ इतना सा बोला, ये सुन वसुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर दोनों तरफ खामोशी छाई रही। तुम रो रही हो? ऋषि ने खामोशी को तोड़ते हुए पूछा। नहीं। वसुधा, अच्छा, मुझसे झूठ बोल रही हो? कहाँ हैं आप? मुझे आपसे मिलना है, वसुधा ने आंसू पोंछकर कहा। नीचे आ जाओ, तुम्हारे हॉस्टल के बाहर ही खड़ा हूँ, ऋषि ने कहा। क्या? वसुधा हैरानी से बोली। अपनी खिड़की से झांक कर देखो, ऋषि ने कहा। तो वो दौड़ते हुए खिड़की पर आई।
नीचे देखा तो ऋषि वाइट शर्ट और ब्लैक फॉर्मल पैंट में कार से टीक लगाए खड़ा है। ऑफिस से सीधा यहीं आए हो शायद। उसने उसे हाथ दिखा दिया। वसुधा बहुत खुश हुई। वो खुशी से बोली, मैं अभी आई, आप जाना मत प्लीज़, मैं अभी आई। पास ही सोती निशा ने जब वसुधा का शोर सुना तो वो उठ गई। क्या हुआ, तू ऐसे उछल क्यों रही है? सो जाना, इतनी रात में क्यों जाग रही है? निशा मैं अभी आई, ये बोल वो बाहर जाने लगी। रुक तो जरा, इतनी रात में कहाँ जा रही है? निशा ने उसे रोकते हुए पूछा। अभी कुछ मत पूछ प्लीज़, बाद में आकर सब बताती हूँ, वसुधा ने कहा और भागती हुई नीचे चली गई। निशा हैरानी से वसुधा को देखती रह गई। वो पीछे से उसे आवाज़ देती रह गई, मगर वसुधा ने उसकी एक ना सुनी। वो तो किसी कटी पतंगी की तरह नीचे दौड़ी जा रही थी, जैसे जो भी उसके सामने आए उसे रौंदते हुए आगे बढ़ जाएगी। वसुधा नीचे पहुंचकर गेट पर खड़े गार्ड की ओर देखा तो उसने गेट खोल दिया, क्योंकि उसे पहले से ही बता दिया गया था। वसुधा ने गेट से बाहर आकर ऋषि को देखा तो दौड़ते हुए आकर सीधा उसके गले लग गई। ऋषि तो हैरान रह गया। वसुधा के ऐसे अपने पास आने से उसने कभी नहीं सोचा था कि वसुधा उसकी बाहों में खुद चलकर आएगी। ऋषि स्तब्धता वैसे ही खड़ा रहा। उसके दोनों हाथ नीचे हो रहे थे। वसुधा रोते हुए बोली, आप कहाँ चले गए थे? क्यों दूर हो गए थे मुझसे? क्यों छुप रहे थे मुझसे? मेरे इतने पास होकर भी मुझसे मिलने नहीं आए, क्यों? बोलिए। ऋषि ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वहीं रोने तो मुस्कुराते हुए दोनों को ऐसे देख फिर जाकर गाड़ी में बैठ गया। वसुधा ऋषि से अलग हुई। उसकी कॉलर पकड़ कर बोली, समझते क्या हैं आप अपने आप को? क्या देखना चाहते थे कि मैं आपके बिना रह सकती हूँ या नहीं? यही देखना चाहते थे ना? तो देखिए, नहीं रह पाई। बहुत मिस किया मैंने आपको, लेकिन जानती हूँ आपको तो मेरी याद नहीं आई होगी। वसुधा उसके सीने पे मारते हुए बोली, बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। आपने तो मुझसे मिलना तो दूर, मुझे फ़ोन करना भी ज़रूरी नहीं समझा। मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ, बहुत नाराज़। उसके हल्के हाथ ऋषि के सख्त सीने पे मानो किसी फूल की तरह बरस रहे थे। ऋषि ने अब तक ना ही एक शब्द बोला और ना ही कुछ रिएक्ट किया। अब चुप क्यों हो? बोलिए। वसुधा ने ऋषि की ओर देखकर कहा। उसका चेहरा आंसुओं से भरा हुआ था। तुम मुझे मिस कर रही थी? ऋषि ने पूछा तो वसुधा ने हाँ में गर्दन हिला दिया और फिर से ऋषि से लिपट गई। इस बार ऋषि ने भी उसके गिर्द अपनी बाहें कस दी। वसुधा अब किसी बच्चे की तरह जोर जोर से सिसकियां लेकर रोने लगी। ऋषि उसका सिर सहलाते हुए बोला, चुप हो जाओ अब, चुप हो जाओ, देखो मैं यही हूँ तुम्हारे पास। ऋषि ने उसे शांत कराते हुए बोला। वसुधा शांत हुई। ऋषि ने बहुत प्यार से अपने रुमाल से उसके आंसू पोंछे और चेहरा साफ किया। वसुधा मुस्कुराते हुए ऋषि को देखे जा रही थी। आओ गाड़ी में बैठते हैं, ऋषि ने कहा और दोनों गाड़ी में बैठ गए। ऊपर खिड़की पे खड़ी निशा ये सब देख अब उसके मन में वसुधा को लेकर कई सवाल आने लगे। वो ऋषि को पहचान गई थी। खिड़की से हटकर निशा के बेड के पास आई, जहाँ ऋषि की फ़ोटो पड़ी थी। आखिर ये माजरा क्या है? अब तो वसुधा को जवाब देना ही पड़ेगा इसका, निशा ने कहा। वसुधा का आने का वेट करने लगी। दोस्तों, इस कहानी के इस चैप्टर का एंड यहीं पर कहती हूँ। मिलती हूँ इसके नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आप लोगों को कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कहानी को खूब सारा लाइक, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके बगल में बनी बेल आइकन को भी ऑल पर ज़रूर सेलेक्ट कर देना। तभी आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने कहानी अपलोड कर दी है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।